Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to interact AITS paper 11. The syllabus was you have dual nature of radiations, matter, atoms, nuclei, semiconductor, electronics, ठीक है, devices and simple circuits. कहने का मतलब है मॉडर्न फिजिक्स आपका जो है इसमें सिलेबस था इन शॉर्ट. चलिए बेटा, इसमें जो क्वेश्चंस आए थे मोर और लेस थ्योरी बेस्ड थे. कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा था. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन से दोज वर मॉडरेट. चलिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स photoelectric equation, the graph of kinetic energy photoelectric these emitted electrons from the metal versus the frequency of incident radiation gives a straight line whose slope depends on this. चलिए, पहले तो ये बताओ मैं, स्लोप जो होता है ना काइनेटिक एनर्जी का जब प्लॉट हम करते हैं ग्राफ वर्सेस द फ्रीक्वेंसी, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ग्राफ होता है इट्स लाइक दिस, ऐसा ग्राफ इसका बन जाता है. ये वाला वैल्यू होता है थ्रेशहोल्ड के बराबर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है. और इसका जो स्लोप होता है बच्चों वो होता है h/e. अब मुझे बताओ स्लोप इसका h/e है, ठीक है, h/e है. तो अगर स्लोप है h/e तो h और e बोथ आर प्योर कांस्टेंट्स, तो ये डिपेंड किसी पे नहीं करते हैं. ये बोलता है इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं. गलत, स्लोप किसी पे डिपेंड नहीं करेगा. इसका ऑप्शन नंबर आएगा थर्ड, इज सेम फॉर ऑल मेटल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. बेस्ट ऑप्शन थर्ड. De Broglie wavelength of particle moving with speed 0.8 c is equal to the wavelength of photon. बेटा पार्टिकल की वेवलेंथ, De Broglie वेवलेंथ और किसकी, फोटोन की, इन वैक्यूम जो है फोटोन की, कहता वो बराबर है. पार्टिकल की वेवलेंथ और फोटोन की De Broglie वेवलेंथ बराबर है, ठीक है. पार्टिकल जा रहा है, स्पीड पार्टिकल की देकर, पार्टिकल की स्पीड देकर 0.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट. अच्छा, अब निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज. हमें दो का रेशियो निकालना, एनर्जी ऑफ फोटोन और ये. पहले मैं बता दूं जो एनर्जी ऑफ दिस फोटोन एंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है. एक इक्वेशन बना दे, सिंपल निकालना है. द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये आपको निकालना है. सबस्टिट्यूट करते जाइए इसमें, जो आप इक्वेशन जानते हैं. बहुत सारे तरीकों से ये एनर्जी आप लिख सकते हैं. बेटा आपको पता होना चाहिए जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो E/c होता है, तो वहां से भी बेटा मैं E को निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. खैर, अगर आप प्लैंक्स इक्वेशन जानते हैं, फोटोन की एनर्जी होती है h/nu और यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1/2 ऑफ m वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर. यहां पे लिखा जाता है h, न्यू के बदले c बाय लैम्डा. वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन आएगा ये, ठीक है. अच्छा, नीचे है बेटा 1/2 ऑफ 2 ऊपर जाएगा. मास ऑफ द पार्टिकल m, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल देकर था 0.8 c का होल स्क्वायर. ये मैंने लिख दिया. अब सवाल है सर वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या करोगे. बेटा पहली चीज वही देकर थी कि पार्टिकल की De Broglie वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ बराबर है. पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है वो होता है h/p, p के बदले mv, लेकिन वेलोसिटी क्योंकि 0.8 c है तो ऐसे लिखा जा सकता है पार्टिकल की वेवलेंथ. अब पार्टिकल की वेवलेंथ और फोटोन की बराबर है, तो फोटोन की वेवलेंथ में ये डाल सकता हूं यहां पे, तो आंसर विल रिड्यूस टू 2hc डिवाइडेड बाय लैम्डा. इसके बदले में लिखता हूं फोटोन के बदले h और m डिवाइड m जो नीचे m 0.8c वो आप ऊपर लाइए, m इंटू 0.8c ये ऊपर चला जाएगा. नीचे ऑलरेडी यहां पे m 0.8c का होल स्क्वायर. अब बेटा गौर से सुन, देख h और h कैंसिल होगा, ठीक है, m और m कैंसिल होगा, ठीक है. c इंटू c स्क्वायर वो इस c स्क्वायर के साथ कट जाएगा. नीचे आएगा 0.8 का स्क्वायर, ऊपर आएगा बेटा 2 इंटू 0.8. एक 0.8 कैंसिल होगा तो 2 डिवाइडेड बाई 0.8 आ जाएगा जो कि 20/8 है. थोड़ी सी कैंसिलेशन कर 5:2 आपका आंसर आ जाएगा. यहां पे कैंसिलेशन अगर मैं कर दूं तो 5:2 हमारा आराम से बेटा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है. तो 4 से कैंसिलेशन करो, 4 2s are 4 5s are, so 5:2 will be the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The graph given in the figure shows the variation of photo current and the applied voltage for two different materials. अच्छा, and for two different intensities. बेटा intensity same है for two
different materials and for two different intensities. अच्छा, then the curve which represents the same material. Oh great. देखो पहले यहां पे ये देख लो, यहां पे क्या लिखा है बेटा, फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटीज, जो आपने लाइट रेडिएशन यूज की है इंटेंसिटीज डिफरेंट है, तो कॉमन सेंस अगर इंटेंसिटी डिफरेंट है तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स डिफरेंट होंगी, तो बेटा दैट मींस हमारा ये वाला करो और ये वाला करो इंटेंसिटी के हिसाब से आएगा। लेकिन ये एक करो नहीं है, ये वाला करो 3 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये वाला करो है वो 4 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर है ये और ये इंटेंसिटी के हिसाब से। लेकिन अब आप देखो ये कह रहा है इन कर्व्स में सेम मटेरियल के लिए कौन सा ग्राफ है। अगर मटेरियल सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इन दो ग्राफ्स में किस किस का सेम है बेटा, एक तो है 4 का और 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा सेम है, और बेटा करंट डिफरेंट है, यानी इंटेंसिटी इज डिफरेंट और बेटा मटेरियल सेम, तो बेटा इसका आंसर आएगा 3, 4। सो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। Given below are two statements. One is labeled this, ये पता है, number of photons increase with increase in frequency of light। गलत। हम पढ़ते हैं बेटा आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, देखते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेनन किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं। और हम जानते हैं अच्छे से कि अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने तो इंटेंसिटी बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते नहीं है, इसलिए कहा नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। असर्शन पूरा गलत है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यस, जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। और ये भी याद रखें, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को डबल करें, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन डबल। ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सो ये तो ठीक है। सो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनर्जी ऑफ दिस irradiates a photosensitive material. The stopping potential was measured to be this. वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज, देख बेटा आपने एनर्जी इतनी यूज की इंसिडेंट रेडिएशन की, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें इतना देकर निकालनी है बेटा वर्क फंक्शन। हम सब जानते हैं वर्क फंक्शन होगा E माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये हम जानते हैं। निकालना क्या है मुझे निकालनी है बेटा वर्क फंक्शन। देख वर्क फंक्शन मुझे निकालनी, क्या मुझे एनर्जी देकर, हाँ मुझे देकर है, क्या मुझे के मैक्स देकर है, नहीं मुझे देकर है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो के मैक्स को अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूं तो E इंटू वी एस लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देख बेटा एनर्जी कितनी देकर है, यूनिट्स का ख्याल रखें 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, माइनस करें इसमें E टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5, तो 2.48 माइनस 0.5 E, और ये 0.5 वोल्ट्स है, तो ये भी बन गया E भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से माइनस करेंगे बच्चे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट है। और जब मैं जैसे मैं इसमें से माइनस करूं 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा हैव सेम एनर्जीज, डिब्रॉय वेवलेंथ। हम जानते हैं डिब्रॉय वेवलेंथ के डिफरेंट फॉर्मेट्स H/P, H/mv, उनमें से एनर्जी के टर्म्स में P के बदले लिखा जा सकता है बेटा, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी P²/2m, तो इसके बदले लिखा जा सकता है 2mk, k इज द काइनेटिक एनर्जी। ये कह रहा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम एनर्जीज। अब बेटा k तो सेम है, अब यहां पे H जो है वो सबके लिए सेम है, 2 सबके लिए कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, मास सबसे ज्यादा किसका, अल्फा, तो सबसे कम वेवलेंथ डिब्रॉय वेवलेंथ होगी अल्फा के लिए, अल्फा के लिए सबसे कम। अच्छा मुझे बताओ इन ऑप्शंस में कौन सा सेटिस्फाई करता है। पहला देखो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, प्रोटॉन का थोड़ा मास ज्यादा, वेवलेंथ थोड़ी कम, अल्फा का सबसे मास ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Surface have work function this, the maximum kinetic energy of photoelectrons will be। देख बेटा यहां पे आपको क्या देकर, यहां पे देकर है वर्क फंक्शन, ठीक, आपको निकालनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है 100%। सर क्यों? देख बेटा अगर मुझे कोई एक पैरामीटर निकालना है, मुझे 2 पता होने चाहिए एज पर योर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस क्वेश्चन गिव्स यू इनसफिशिएंट डेटा, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
द एनर्जी E and the momentum P of moving body mass M are related by some equation. Given C represents speed of light. Identify the correct. ये बेटा आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन बन गया। देखो मैं आपको बताऊं, एनर्जी E स्क्वायर, मैं आपको टर्म्स यहां पे बता रहा हूं, E स्क्वायर, पी सी स्क्वायर, एम स्क्वायर, सी स्क्वायर, ये तीन टर्म्स है। हम जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला उन पार्ट्स का बराबर होना चाहिए जो सेपरेटेड हो बाय इक्वालिटी, बाय ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस और माइनस। तो इन पार्ट्स का बेटा अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सही है तो बेटा वो वाला ऑप्शन सही है। अब बताओ इनमें से सही कौन सा है? बेटा इनमें से एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। अब बोलोगे कैसे? देखो मैं आपको बताता था फोटोन की जो मोमेंटम होती है वो E/c होती है। अगर एनर्जी निकालो तो किसके बराबर है? P इंटू सी। ई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? P स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बेटा यहां पे देख, E स्क्वायर इज P स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दूसरा, सर E स्क्वायर कैसे? M स्क्वायर C रेज़ पावर 4 के बराबर है। एनर्जी इज इक्वल टू MC का स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर। मशहूर इक्वेशन, स्क्वायरिंग करके लिखा जाए, E स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर C रेज़ पावर 4। तो दैट मींस फोर्थ वाला डायमेंशनली करेक्ट है। दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। रेस्ट ऑन डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनको आप थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कहते हो, बेटा आपको बताना किसके बराबर है। देख बेटा, जब हम डिब्रॉय वेवलेंथ पढ़ते हैं तो एक उसमें एक्सटेंशन जो मैंने अभी दिखाया उनमें से जब आप यहां पहुंचते हो रूट ऑफ 2mk पे, ठीक है, यहां पे k के बदले वोल्टेज के टर्म्स में अगर मैं लिख दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी h डिवाइडेड बाय 2m और यहां पे आएगा चार्ज इनटू वोल्टेज। ठीक है, पार्टिकल्स को वोल्टेज डिफरेंस से हम एक्सरेट कराते हैं, लेकिन किन पार्टिकल्स को? बेटा जिनका चार्ज होगा। यहां पे किसकी बात हो रही है? सर न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन को कैसे ये वेवलेंथ दोगे? न्यूट्रॉन को कैसे मूव कराओगे? उसको कैसे वेलोसिटी दोगे? बेटा बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर। और हम क्लास में पढ़ाते हैं कि न्यूट्रॉन्स की डिब्रॉय वेवलेंथ यहां पे बेटा नहीं लिखी जाएगी इस फॉर्मेट में, बल्कि सॉल्व करने के बाद ये एक डायरेक्ट रिजल्ट हम पढ़ाते हैं 30.8 डिवाइडेड बाय रूट टी, where T इज द टेंपरेचर इन केल्विन, एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बदले हम ये एक्सटेंशन थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए निकालते हैं, डिराइव करते हैं, लिखवाते हैं। चेक योर कॉपी, वहां पे लिखा होगा। फोटोसेल एम्प्लॉयज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट। ठीक है, देख बड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सॉरी दिस फोटोसेल इज अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक, उस पर लाइट रेडिएशन पड़ती है, फिर वहां पे जो जंक्शन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं वो मूव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट द फिनोमेनन। नाउ हियर द क्वेश्चन इज दैट कि आप क्या कर रहे हो? देखो ये कह रहा है चेंज इन द फ्रीक्वेंसी करने से चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट होगा ना। बेटा करंट डिपेंड करता है चार्ज से, चार्ज जब तक ना चेंज करोगे वो इंटेंसिटी से चेंज होगा। तो बेटा इसका बेस्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3, change in the intensity of illumination into change in the photoelectric current, यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आप जरा इनमें कोई भी ऑप्शन उठा के देख लो, इसके बगैर कोई करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 1 क्यूरी इज इक्वल 3.7 इंटू 10⁻10 बिक्यूरियल्स, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, उसी बिक्यूरियल को कहते हैं। इट इज ऑप्शन नंबर 2। ये बेटा स्टैंडर्ड आप पढ़ाते हैं, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हमारा सिलेबस अब नहीं है। Now it's not a part of syllabus in your NEET. Beta from last I think 2 years this has been discarded from the syllabus. वरना ये पढ़ाते थे हम जो है न्यूक्लियर डीके, अल्फा डीके, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, और ये चीजें हम पढ़ाते थे। ठीक है, हाफ लाइफ वगैरह, उसमें हम ये पढ़ाते थे कि 1 क्यूरी इज इक्वल 3.7 इंटू 10⁻10। इट इज डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। बट फिर भी आप यहां पे आईटी डिपार्टमेंट को बोल के इसके बोनस ले सकते हैं। एक तो उस क्वेश्चन का और ये हुआ दूसरा। देखते हैं आगे। द मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम इज दिस, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इज, लेकिन यहां पे देखो क्या है, पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम। सुन बेटा, ये क्या था, इसमें मास डिफेक्ट हीलियम 24, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, मास डिफेक्ट इतना है। हम जानते बेटा बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल एम सी स्क्वायर। पहली बात तो ये ऐसे सॉल्व मत करो, आप यूज कर सकते हो सी स्क्वायर के बदले 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ऐसे यूज करें। लेकिन इससे जो मिलेगी मास डिफेक्ट इतना जो है देकर वो यहां पे लिखो, मल्टीप्लाई उससे ये करो, ये मिलेगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी।
मतलब जितने भी न्यूक्लियॉन्स है उनको इतनी एनर्जी ने पकड़ के रखा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन को कितनी एनर्जी ने पकड़ा हुआ है, तो इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने बेटा, 4। तो 4 से जब डिवाइड करोगे वो मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो मिलेगा, इसको 4 से डिवाइड। सो डेल एम इधर इधर, तो थोड़ा सा ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी करेक्ट, 6.9 समथिंग। ड्यूरिंग बीटा डिके, फिर से बेटा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बोनस मिलेंगे। बीटा डिके हम जानते हैं बीटा 2 टाइप के होते हैं, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव के टाइम न्यूट्रॉन टूटता है और बीटा पॉजिटिव के टाइम बेटा प्रोटॉन टूटता है। न्यूट्रॉन जब टूटता है तो प्रोटॉन प्लस बीटा नेगेटिव बनाता है और एक पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। जबकि जब बीटा पॉजिटिव को निकलना होता है बेटा, प्रोटॉन टूटता है, बीटा पॉजिटिव मिलता है, यहां से पॉजिटिव मिलता है और साथ में क्या मिलता है बेटा, न्यूट्रॉन, और यहां पे पार्टिकल निकलता है न्यूट्रिनो, एक एडिशनल पार्टिकल निकलता है टू कंजर्व द मास एंड एनर्जी, दैट्स न्यूट्रिनो। अभी ये कह रहा है बीटा नेगेटिव डीके में क्या हो रहा है, नेगेटिव डीके के टाइम न्यूट्रॉन टूटेगा, प्रोटॉन बीटा नेगेटिव में, बीटा नेगेटिव बाहर निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर निकलेगा, प्रोटॉन रहेगा न्यूक्लियस के अंदर, एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस बीटा नेगेटिव का दूसरा नाम आया, सब बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। चलो, the minimum energy required by a hydrogen atom in ground state to emit radiation in Balmer series is, बड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सुनोगे तो बोलोगे ये तो सबसे आसान है। देख बेटा, कितनी एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से उस जगह पे लाने के लिए ताकि जब इमिशन हो वहां से वापस आए तो वो क्या बनना चाहिए, टू इमिट रेडिएशन इन बाल्मर सीरीज। जरा पहले बताओ लाइमन सीरीज कब होती है, बाल्मर कब होती है, पास्चन कब होता है। देख 1 2 3 4 बाल्मर की बात हो रही है तो बाल्मर सेकंड में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन उतरना चाहिए 3 से 4 से 5 से अप टू इंफिनिटी। बाल्मर तब बनेगा, फोटोन तब रिलीज होगा जब 3 से 2 में उतरेगा या 4 से 2 में उतरेगा, लाइक दैट। अभी पहले बताओ इलेक्ट्रॉन जब यहां होगा 3 में तब तो 2 में आएगा, तब तो बाल्मर बनाएगा, जब 4 में होगा तब तो उतरेगा फिर बाल्मर बनाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन कहां है सर, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट से इसको उस शेल में ले जा ताकि बाल्मर का वेवलेंथ रिलीज हो। तो बेटा मुझे एक चीज बता, सबसे नियरेस्ट कौन सा शेल है जहां मैं इलेक्ट्रॉन को पहुंचाऊं ताकि बेटा बाल्मर का फोटोन रिलीज होगा। आप बोलोगे सर हम 2 में इसको ले जाएंगे, 2 में ले जाओगे, 2 में से वापस आएगा तो लाइमन का वेवलेंथ निकलेगा। बाल्मर का निकालने के लिए कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को 3rd में चढ़ाओ ताकि ये 3 से 2 में आए तो बाल्मर का रिलीज हो। तो बेटा वही कह रहा है, बताओ जी कितना मुझे एनर्जी देना है इस इलेक्ट्रॉन को। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, बेटा इसको 3rd में चढ़ा। अब 3rd में कितना एनर्जी देना पड़ेगा, पहले शेल की एनर्जी होती है -13.6, नाइट हाइड्रोजन की बात करो, दूसरे की होती है -3.4, फिर होता है -1.5। 13.6 -1.5 मैग्नीट्यूड, 13.6 -1.5 कर वो आ जाएगा आपका 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर आप इतनी एनर्जी दोगे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 1 to 3rd। अब जो 3rd में वापस आने के चांस ये भी है कि वो 1 में आए तब तो लाइमन हुआ, लेकिन अगर 3 से 2 में आया, अगर 3 से 2 में आया तो बाल्मर फोटोन रिलीज होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। जबरदस्त क्वेश्चन। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, angular momentum of electron in nth orbit is an integral multiple of h. No, it is wrong. It's not integral multiple of h. आप जानते हैं NH by 2 pi, आप H by 2 pi के बदले H क्रॉस B कह सकते थे, बट यहां पे मसला ये है H क्रॉस नहीं है, जो मुझे दिख रहा है मुझे H दिख रहा है। मैं आपको बता दूं की पे क्या होगा, किसी और ने क्या बोला होगा, मुझे उससे कोई मतलब, मुझे यहां H दिख रहा है। तो एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H by 2 pi, नॉट H. सो दिस इज रॉन्ग, H by 2 pi। अगर ये H क्रॉस लिखता मैं मानता, हाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H क्रॉस, लेकिन नहीं लिखा है। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करते हैं, वो कंजर्वेटिव होते ही नहीं। न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, ये बेटा बिल्कुल सही है। हां न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। मैंने इसको क्या टिक मारी, मतलब जो है मुझे क्या बताना है इसमें, चूज द करेक्ट आंसर, मुझे बताना है करेक्ट कौन कौन है। तो बेटा ध्यान से देख,
पहला गलत है, पहला नहीं है बेटा, दूसरा हमारा सही है, मतलब हमें करेक्ट ही चूज करना। हाँ ये तो सही है, डू नॉट ओबे। न्यूक्लियर फोर्स आर शिप इंडिपेंडेंट, ये बेटा सही है। न्यूक्लियर फोर्स आर सेंट्रल एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेंट्रल, क्या ये सेंट्रल होते हैं? क्या न्यूक्लियर फोर्सेस सेंट्रल होते हैं एंड चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं? हाँ जी, ये बेटा चार्ज इंडिपेंडेंट तो होते हैं। आर दे सेंट्रल टुवर्ड्स द सेंटर, वो हम बाद में देखेंगे, बट चार्ज इंडिपेंडेंट तो होते हैं। थर्ड ई ऑप्शन क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। हाँ बेटा ये तो सही है कि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, इज प्रोपोर्शनल टू द, हाँ पैकिंग फ्रैक्शन पे, तो ये तो होता है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन आना चाहिए 100% सही है, बी, सी और ई। बी, सी और ई कहां पे? बी, सी और ई। ए तो गलत है, ए जिस में वो तो गलत है, वो हटा दो, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब बचा फोर्थ ऑप्शन। इसमें जो ये वाला पॉइंट है ना सेंट्रल, इससे थोड़ा सा मुझे परेशानी है। अब बचा ये, दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। तो मोस्ट लाइकली आप इसको फोर्थ, आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी ट्रीटेड एज द करेक्ट ऑप्शन। बी, सी, डी एंड ओनली ई करेक्ट, सही है। The explosive in hydrogen bomb is a mixture of this and this in some condensate form. The chain reaction is given by, अच्छा, during the explosion the energy released is ठीक है। देखो बेटा यहां पे आपको बताया गया कि हाइड्रोजन बॉम्ब में चेन रिएक्शंस आपको देकर, आपको पता है ना जब भी आपको ऐसे रिएक्शन देकर तो हम इनको एडिशन करेंगे ताकि एक फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन मिले। जरा इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लो बेटा। देखो दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, H13 दोनों साइड से कैंसिल होगा, N1 कैंसिल होगा। रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी Li6 प्लस H12 गिव्स He4 और यहां से He24, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ He ना, सही है। जरा पहले बताओ, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन इज बैलेंस्ड, मास के हिसाब से भी, एटॉमिक नंबर के हिसाब, नॉट मास, रॉन्ग वर्ड, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इट्स कंजर्व्ड एंड इसके एटॉमिक जो मास नंबर है वो भी कंजर्व्ड है। मास इज नॉट कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। सो एटॉमिक मास नंबर्स 6 + 2 8, 4 + 4 8, तो बेटा ये बैलेंस्ड है। 3 + 1 4, 2 + 2 4, ये बैलेंस्ड है, इसको कुछ करने की जरूरत। वंस इट इज बैलेंस्ड, अब मुझे एनर्जी रिलीज्ड बतानी है, मुझे देकर के, मुझे मासेस देकर है, प्रोडक्ट्स के एंड रिएक्टेंट्स के। तो बेटा आपको पता होना चाहिए जो आपका ये वाला रिएक्टेंट साइड है बेटा, मास कंजर्व्ड नहीं होगा। फिर से बोलो, एटॉमिक मास नंबर्स कंजर्व्ड, जो देकर है वो इनके मासेस हैं, मतलब इतने एटॉमिक मास यूनिट्स। जैसे हम बोलते हैं ना इसके 5 ग्राम, ऐसे चम्मच से ऐसे मैंने उठाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब इसको मतलब समझिए, ठीक है, रियलाइज करने की कोशिश करो। समझो लिथियम के मैंने 4 ग्राम चम्मच से डाले, इसके 5 ग्राम डाले, जो बने वो इसके 2 ग्राम और 2 ग्राम। और हम जानते बेटा मास कंजर्व्ड नहीं है, इट्स ए न्यूक्लियर रिएक्शन, होगा क्या, कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट आएगा। मास डिफेक्ट में क्या लिखोगे बेटा? रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होगा प्रोडक्ट से, तो बेटा हम लिखेंगे जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज जिसको हम क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं बेटा, वो बराबर होगा मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब नजर रख बेटा, मास डिफेक्ट में आप देखना मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। देख रिएक्टेंट्स हुए लिथियम और H12, देख बेटा यहां पे लिथियम भी देकर है, यहां पे हमारा H12 भी देकर है, यहां पे हमारा He2 हीलियम भी देकर है। तो यहां पे मासेस लिख प्रोडक्ट्स के, उसमें आएगा सॉरी रिएक्टेंट्स के, और इधर से लिख मासेस बेटा टोटल मास ऑफ, यानी जो कि ट्वाइस ऑफ हीलियम हो जाएगा, हीलियम 2 ट्वाइस ऑफ दैट। दो को डिफरेंस कर, मल्टीप्लाई इससे कर, सॉल्व करने के बाद 22.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वुड बी रिलीज। थोड़ा ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, मतलब सॉरी नॉट न्यूमेरिकल बेस्ड, आई कैन से इट्स अ काइंड ऑफ इंटीजर टाइप, सो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। Energy of stationary electronian hydrogen atom is this. Then the energy is required to excite the electron in hydrogen atom to its second excited state and ionized state respectively. देख बेटा
पहले तो हम फॉर्मूला से भी आप सॉल्व करते हैं, लेकिन वो 11th वाले बच्चे भी सॉल्व इससे करेंगे फॉर्मूला से। हम फॉर्मूला से नहीं करते हैं याद, हमें पता होता है बेटा पहले 6 शेल्स की एनर्जी आपको जुबानी याद होनी चाहिए, कम से कम 6 शेल्स की। शेल नंबर 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की। पहले वाली शेल की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दूसरी की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, -1.5, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, -0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये होती है बेटा पहले 6 शेल्स की एनर्जी जो आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अब बता बेटा हाइड्रोजन को कहां से कहां तक पहुंचाना है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देख बेटा जो शेल नंबर सेकंड है वहां जाना, जहां ये नियरेस्ट, ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो अगर मुझे 1 से 3 में जाना है, एनर्जी लगेगी 13.6 - 1.5 जो कि 12 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा, तो नियरली 12 समझो। और फिर कहता है एक्साइट कराना इसको, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड हुआ सीधे शेल नंबर 1 से इंफिनिटी, इंफिनिटी की 0 होती है, 13.6 - 0 13.6। सो द आंसर इज 12 एंड 13.6। 12 से थोड़ा ज्यादा, मैं लिखूंगा बेटा 12 एंड 13.6। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। हम ऐसे करते हैं और याद रखें कितनी एनर्जी चाहिए होती है एक्साइटेशन के लिए? 2 शेल्स का डिफरेंस। पहला था सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड शेल में जाना था 1 से 3 में। जो एनर्जी यहां पे लगेगी ना, वो लगेगी इन 2 शेल्स के डिफरेंस के बराबर, एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर। दूसरा आयोनाइज करना था, वो हो गया इन्फिनिटी और शेल नंबर 1 के एनर्जीज का डिफरेंस। और बेटा मेरा आंसर हो गया द डिफरेंस इन द वेवलेंथ बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ बाल्मर सीरीज। जस्ट 1 सेकंड, सॉरी। हाँ, तो द डिफरेंस इन द वेवलेंथ बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ बाल्मर सीरीज। देख बेटा वेवलेंथ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ बाल्मर, पहले बता बाल्मर सीरीज क्या हुआ? ये लाइमन हुआ, सेकंड हुआ बाल्मर। बता बेटा अगर बाल्मर 2 है, 2 से थर्ड में भी जा सकता है, 2 से इंफिनिटी में भी जा सकता है। 2 से 3 में जो है बेटा इलेक्ट्रॉन, वैसे मैं उल्टा बोल रहा हूं यार, मतलब ट्रांजिशन मुझे उल्टा दिखाना है। बाल्मर सीरीज कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन हायर से आएगा। तो 3 से 2 में भी आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा आ सकता है इन्फिनिटी से 2 में। अगर 3 से 2 में आएगा, यहां जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी बेटा मिनिमम। वेवलेंथ यहां पे जो रिलीज होगी वो होगी मैक्सिमम। इन्फिनिटी से अगर 2 में आएगा, फिर से बाल्मर सीरीज फोटॉन है, एनर्जी जो यहां निकलेगी वो होगी मैक्सिमम, लेकिन वेवलेंथ जो निकलेगी इस ट्रांजिशन में वो होगी मिनिमम। अब मुझे बता इस ट्रांजिशन में आपको समझ में आया, मैक्सिमम निकलता है 3 से 2 में और इन्फिनिटी से 2 में जो निकलता है मिनिमम। हम निकालेंगे वो वेवलेंथ, उनका निकालेंगे रेशियो, निकालना कि डिफरेंस। अब बेटा कैसे निकालें? जनरल फॉर्मूला है RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, इट शुड बी स्मॉलर, दिस शुड बी लार्जर, स्मॉलर माइनस लार्जर, इट शुड बी लाइक दैट। 1 अगर मैं लैम्डा मैक्स लिखूं, R ऐसे रखो, Z स्क्वायर 1, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, हाइड्रोजन की बात हो रही होगी, हमें डिफरेंस निकालना। ठीक है, 1/n1। जरा बताओ इसमें लैम्डा मैक्स के लिए लोअर कौन है? 2, तो यहां पे 4 आएगा और यहां पे बेटा 9 आएगा। ये बनेगा 9 - 4 5 डिवाइड बाई 36। सो ये बनेगा 36 डिवाइडेड बाई 5 और R आ जाएगा नीचे। ये मिला लैम्डा मैक्स का वैल्यू। ठीक है, और इसको मैं सॉल्व ऐसे कर सकता हूं, 1/R होता है 90 के ऑलमोस्ट बराबर, तो 36 डिवाइडेड बाई 5। वैसे मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, 1/R को लास्ट में 90 डालो, क्यों डालोगे इधर? चलो लैम्डा मैक्स का ये वैल्यू मिला 36/5R, मैंने शायद ठीक किया, 9 - 4 सही है। अच्छा, लैम्डा मिन अगर मैं निकालो, लैम्डा मिन वो किसके बराबर आएगा? इन्फिनिटी से 2 में आ रहा है, इन्फिनिटी से 2। जरा बेटा यहां पे डाल इन्फिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा, और यहां पे डालेंगे 2, वो तो 4 आएगा। दैट मीन्स ये आपका बन जाएगा सीधे 4/R। क्या मैंने सही किया? सही है। अब बेटा डिफरेंस निकाल। ठीक है, इनमें से ज्यादा वेवलेंथ माइनस स्मॉलर वेवलेंथ, तो जैसे डिफरेंस निकालोगे मैक्स माइनस लैम्डा मिन, तो आपका आ जाएगा 1/R कम से कम कॉमन आ सकता है, और आपका आएगा 36/5 माइनस 1/4। अब बता बेटा 1/R के बदले 90 लिखना, सो 90
और बाकी जो ये है बकवास, ये चीज 36/5 -1/4, इसको यहां पे सॉल्व करिए। द मोमेंट यू विल सॉल्व इट, द डिफरेंस शुड कम 3200। याद रखें, R का वैल्यू सबको याद होता है, लेकिन ये यूज मैं नहीं करता हूं। 1/R का वैल्यू याद रखो 91 के आसपास होता है, हम 90 नैनोमीटर से काम चला लेते हैं। 90 नैनोमीटर्स बेटा मैं वही यूज करूंगा। और यूनिट को जब आप इसमें जो आपको आंसर आएगा डेफिनेटली वो फिर किस में आएगा, नैनोमीटर्स में, ठीक है। बाद में उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। एंगस्ट्रॉम के हिसाब से मेरे ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 2 3200 मस्ट बी द आंसर। मैंने सारा बेटा आपको सॉल्व करके दिया। चलो, द डायग्राम शोन डिफरेंट ट्रांजिशन अक्रॉस एनर्जी वुड बी, देख बेटा इन डिफरेंट ट्रांजिशन में कहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगी, इमिट, विच इमिशन। पहले ये देख, यहां पे एब्जॉर्प्शन होगा तो 2 तो हो नहीं सकता। इमिशन सबसे ज्यादा कहां होता है, जितना इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी, इररेस्पेक्टिव कहां से आ रहा है, ये याद रख, किस शेल से आ रहा है वो मैटर नहीं करता है। पहले ये मैटर करता है, जितना नीचे जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यहां पे थर्ड वाला ट्रांजिशन हो रहा है 1 में, सबसे नीचे, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में। हां, अगर ऐसे 2 ट्रांजिशंस होते जो दोनों 1 में जाते, फिर देखना पड़ता कहां से आ रहा है, जितनी बड़ी गैप उतनी ज्यादा एनर्जी, बट इसका तो राइवलरी है ही नहीं। सो थर्ड, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द लाइट फ्रॉम Balmer a series of hydrogen is used to eject photoelectrons from metal, maximum work function of the metal can be। देख बड़ा मैक्सिमम हुआ, दैट मीन्स इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। मैक्सिमम वर्क फंक्शन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अब एनर्जी ला कहां से रहे हो, उस फोटोन से जो रिलीज हो रहा है किस सीरीज में, जो किस सीरीज में रिलीज हो रहा है, बाल्मर। अब आपको तो बाल्मर होता है 2 शेल में जब आएगा इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बता कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जहां पे सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक जो है एनर्जी बाहर निकलेगी, रेडिएशन बाहर निकलेगी, ताकि जब ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन इस पे डालोगे मैक्सिमम एनर्जी वाली, तभी तो वर्क फंक्शन मैक्सिमम का वैल्यू पता चलेगा। तो बेटा आप जानते हो वो होगा इंफिनिटी टू टू वाला ट्रांजिशन देगा। अब इंफिनिटी टू 2 में अगर देखूं कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 2 लेवल्स के डिफरेंस के बराबर। यहां पे तो 0 होता है, यहां पे कितना होता है, यहां पे होता है बेटा 3.4, तो 3.4 विल बी द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स। उतनी एनर्जी रिलीज भी होगी, उस फोटोन की एनर्जी होगी 3.4 इस पे डालोगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैक्सिमम एनर्जी बाल्मर जो निकल सकती है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अल्लाह जल्ल शान, ऊपर वाला माफ करे, मैं अजान के टाइम पढ़ा रहा हूं। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट absorbs del E amount of energy if the orbital angular moment of electron is increased by h by 2 pi मैग्नीट्यूड ऑफ del E is। देख बेटा हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, समझ गए, ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1। आपने इसको दी एनर्जी del E, इस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम इतने से बढ़ गई। पहले ये बताओ ये किस में है सर फर्स्ट में जनरल एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला nh/2π। अगर ये पहले शेल में, व्हाट वाज द एंगुलर मोमेंटम इन द ग्राउंड स्टेट, सर दैट वाज h/2π। एनर्जी देने से कितना बड़ा, h/2π। जरा बेटा फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितनी बन गई, 2h/2π, क्योंकि ऑलरेडी वाज h/2π और बढ़ गई डेली के देने से 2h/2π। जरा मुझे एक चीज बता, h/2π तो वो है ना, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहां पे क्या बन गया सर 2, तो n = 2। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन किस में चला गया सर, शेल नंबर 2 में। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है मैग्नीट्यूड। आपने कितना डेली दिया, डेली तो बराबर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में चला गया तो इन दो का डिफरेंस, तो इट इज 13.6 माइनस 3.4, और जैसे ये करोगे 10.2 के बराबर वैल्यू आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पे होता है 13.6 माइनस, ये होता है माइनस 3.4, 13.6 माइनस 3.4 आपका आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम, एक सेकंड बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब यह नहीं है कि Z बराबर है हाइड्रोजन के या कुछ और, बस इतना मतलब है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। हाइड्रोजन लाइक एटम है तो हाइड्रोजन नहीं है। हैज वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द राउंड इन द स्टेशनरी न्यूक्लियस। ठीक है, इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट इज दिस, फाइंड द एटॉमिक नंबर।
कहता है दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में लेने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, क्यों ना मैं इसके दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकालूं पहले। जरा बता, हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है, दूसरे ऑर्बिट की अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक है तो मॉडल, बोर्स मॉडल फिट बैठेगा, -13.6 Z²/n²। अभी बताओ सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, यहां पे क्या बनेगा 4, तो फोर्थ शेल में, मतलब सॉरी सेकंड शेल में कितनी एनर्जी होगी, -13.6 Z² यहां पे 4 बनेगा, ये निकली एनर्जी ऑफ सेकंड शेल। थर्ड शेल की एनर्जी बताओ, थर्ड शेल की अगर मैं निकालूं 3 3 9 होगा, -13.6 Z²/9। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से यहां तक जाने की एनर्जी देकर है वो इतनी लगी। अच्छा, हम बोलते हैं ना एनर्जी कितनी लगेगी, डिफरेंस इन द लेवल्स, तो इन दो को माइनस करो और वो माइनस करके आपका 42.7 है। तो दैट मीन्स अगर मैं कहूं एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस, ठीक है, तो मैं कहूंगा E3 माइनस E2 वो आपका आना चाहिए 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जैसे आप इन दो का डिफरेंस लोगे, द मोमेंट यू विल सबट्रैक्ट E3 माइनस E2, मुझे बताओ अननोन क्या सिर्फ होगा, Z कॉमन Z² कॉमन निकलेगा बाहर, 13.6 इसको भगा दो एक साइड से, सो इन दो को डिफरेंस करो, वो आपका आना चाहिए 47.2। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका सीधे Z आ जाएगा वैल्यू, सॉल्व करने के बाद असल में आएगा 25 Z² 5 का 25 का रूट 5 आएगा। चलो नेक्स्ट, consider an electron revolving in a circular orbit of hydrogen atom whose quantum number is n is equal to the velocity of electron in that orbit is। देख बेटा, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, शेल नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट आप जानते हैं 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड Z/n होता है। लेकिन शेल नंबर कौन सी बात हो रही है, शेल नंबर 2 की बात हो रही है, यहां पे 2 डालो, 1.1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इफ एस इज द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होता है सर, स्फीयर जैसा, तो अगर न्यूक्लियस की रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस r है तो सरफेस एरिया हुआ 4πr²। अब मुझे बताओ r क्या बेटा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, हम जानते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज r0 a⁻⁴ हमें बताना सरफेस एरिया एटॉमिक मास नंबर के साथ कैसे रिलेटेड है, सरफेस एरिया रेडियस के साथ रिलेटेड है, और रेडियस न्यूक्लियस की, एटम की नहीं न्यूक्लियस की, इस फॉर्मूला से दी जाती है। यहां पे सब्स्टिट्यूट करो 4π, r का स्क्वायर बनेगा r0 का स्क्वायर a⁻²/3, द प्रोपोर्शनलिटी इज a⁻²/3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस स्टैंड्स x स्टैंड्स फॉर। देख बेटा, सबसे पहले यहां पे क्या निकला है सर, बीटा नेगेटिव निकला है। बीटा नेगेटिव कब निकलता है, जब याद है न्यूट्रॉन टूटता है, न्यूट्रॉन जब टूटता है तो क्या निकलता है बेटा, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। सॉरी एक सेकंड यार, यहां पे क्या निकला है, एक सेकंड, बीटा नेगेटिव निकला है, बीटा नेगेटिव निकला है, न्यूट्रॉन टूटा है, जस्ट 1 सेकंड, न्यूट्रॉन टूटा है, बीटा नेगेटिव अगर निकला है, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव, पहले मैंने खुद ही इसमें माइनस रख दिया, पता ये भी नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर बीटा नेगेटिव रिलीज हुआ है तो न्यूट्रॉन टूटा है प्रोटॉन में और बीटा नेगेटिव में, और बीटा नेगेटिव में, और साथ में यहां पे आएगा एंटी न्यूट्रिनो, तो यहां पे आंसर होना चाहिए एंटी न्यूट्रिनो। और जस्ट लेट मी क्लियरिफाई, न्यूट्रॉन टूटा है, ओ दिस अ ब्लंडर। जरा इधर देख, अगर न्यूट्रॉन टूटता और ये बीटा नेगेटिव होता, देख बेटा क्या होता, प्रोटॉन कहां रहता न्यूक्लियस के अंदर, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता। लेकिन यहां पे देख बेटा बहुत गड़बड़ है, यहां पे एटॉमिक नंबर वाज ओरिजिनली 6, नाउ इट इज 5, ये तो कम हो गया। तो कम कैसे होगा, बीटा नेगेटिव नहीं निकला है, गलत, बीटा पॉजिटिव है ये बहुत खतरनाक चीज। सर आपको कैसे पता, बेटा बीटा पॉजिटिव तब निकलता है जब क्या टूटता है, प्रोटॉन टूटता है। द मोमेंट प्रोटॉन टूटेगा एटॉमिक नंबर तभी तो कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन बनता है, बीटा पॉजिटिव निकलता है और न्यूट्रिनो निकलता है। तो बेटा याद रख, क्योंकि यहां एटॉमिक नंबर कम हुआ है तो कम होने का मतलब यहां पे बीटा पॉजिटिव निकला है, प्रोटॉन तभी टूटेगा, कम होगा। तो बेटा यहां पे इसका करेक्ट आंसर आएगा, यहां पे आएगा न्यूट्रिनो, न कि एंटी न्यूट्रिनो। आया समझ, अगर यहां पे 7 होता फॉर एग्जांपल तो समझ कि ये रिएक्शन हुई है, प्रोटॉन अंदर रह जाता तभी तो एटॉमिक नंबर बढ़ता। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस हुज एटॉमिक नंबर इज दिस, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस, एज्यूम दिस वन। देख बेटा आपको फिर से निकालना है कि बताओ इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है सर, प्रोटॉन एक का इतना मास है, समझ मेरी बात, कितने प्रोटॉन्स टोटल है, तो फोटॉन है टोटल प्रोटॉन्स, मल्टीप्लाई कर बेटा मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ये मिलेगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। इसी तरीके से
एक न्यूट्रॉन का मास इतना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल न्यूट्रॉन्स का मास कितना, टोटल न्यूट्रॉन्स हुए 29 माइनस फोटोन, सॉरी फोटोन नहीं, 14, 29 9 माइनस 14 वो हो गए बेटा इतने हैं न्यूट्रॉन्स। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है सर, एक न्यूट्रॉन का मास देकर उससे मल्टीप्लाई कर, ये हो गया इंडिविजुअल सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स का मास, इन दो को जोड़ तो ये हो गया सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास। अब बताओ क्या होना चाहिए, जो न्यूक्लियस है उसका मास इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स यही है, लेकिन आप जानते हैं बेटा ऐसा होगा नहीं। इन दो का मास अगर ऐड करो, सारे प्रोटॉन्स का मास सारे न्यूट्रॉन्स का मास, सारे प्रोटॉन्स का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन्स का मास अगर मैं ऐड करूं वो बेटा आएगा ज्यादा, वो ज्यादा आएगा मास ऑफ न्यूक्लियस से, मास ऑफ न्यूक्लियस से। और हम जानते हैं यही तो आइंस्टाइन्स थ्योरी, क्या हुआ है कि कुछ मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, तो मास डिफेक्ट निकालो यहां से, किसके बराबर आएगा, टोटल प्रोटॉन्स प्लस टोटल न्यूट्रॉन्स का मास, इसमें से माइनस करो मास ऑफ द न्यूक्लियस जो कि देकर है एटॉमिक मास, टोटल मास ये देकर है बेटा मास एटॉमिक मास, यहां पे मास ऑफ न्यूक्लियस के बदले लिखो एटॉमिक मास, तो बेटा ये आएगा मास डिफेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, आपको मिलेगी बेटा बाइंडिंग एनर्जी। होप क्या आपको समझ में आया, ये हम डिटेल में पढ़ाते हैं मास डिफेक्ट निकाला कैसे जाता है, ठीक है। जब बाइंडिंग एनर्जी में पढ़ाता हूं एक न्यूक्लियस एक एटम कैसे बनता है तो जो मास डिफेक्ट की फॉर्मूला है बेटा वो होता है कि आप टोटल प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स का मास निकालो और एक साइड से देखो एटॉमिक मास, दो को माइनस कर दो वो देगा मास डिफेक्ट, एंड दैट्स व्हाट आई गॉट इट। वंस यू विल मल्टीप्लाई विद डेल एम इनटू दिस 931.5 आपका आंसर आएगा 237.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। होप कि आपको समझ आया। If 200 mega electron volts of energy is released in the fission of one nucleus of this, then the number of nuclei that must undergo fission to release energy. देख बेटा एक न्यूक्लियस के फिशन से इतनी एनर्जी निकली, तो मुझे बताना है इतनी एनर्जी निकालने के लिए कितने न्यूक्लियस फिशन करने चाहिए। ये बेटा सिंपल, ये वो जो है आपका यूनिटरी मेथड से किया जा सकता है। सुन मेरी बात, अगर एक्स न्यूक्लियस टूटे, एक न्यूक्लियस टूटने से कितनी एनर्जी निकलती है सर, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा अगर एक्स न्यूक्लियस टूटे और इतनी एनर्जी आपको रिलीज करानी है तो इट विल बी इक्वल टू लाइक दिस, एक न्यूक्लियस के टूटने से इतनी एनर्जी रिलीज हुई, एक्स न्यूक्लियस जब टूटे तो तब जाकर इतनी रिलीज हो सकती है, तो एक्स इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो टूटने चाहिए। इट विल बी 1000 जूल्स डिवाइडेड बाय 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बट हियर इज अ प्रॉब्लम, ये ऊपर यूनिट है जूल, नीचे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। पहले मेगा को कन्वर्ट कर बेटा 10⁶ लिख, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बदले लिख 1.6 इंटू 10⁻⁹। 2 को डिवाइड कर आपको मिलेगा आंसर आराम से 3.1। ये बिल्कुल यूनिट का कन्वर्जन करना और कुछ नहीं, m के बदले 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल्स में कन्वर्ट कर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ लिख, इसके बदले इतने जूल्स। 2 को डिवाइड कर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिलेंगे जो मैंने निकाला। Hydrogen atom in ground state is given an energy of 10.2. How many spectral lines will be emitted during the transition? पहले ये बता 10.2 से कहां पहुंचेगा। देख पहले का होता है -13.6, दूसरे का होता है 3.4, जैसे माइनस करोगे वही तो है, 10.2 तो वही है, यानी फर्स्ट टू सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है अगर मैं इतनी एनर्जी उसको दूं 10.2, वो पहले शेल से जाएगा सेकंड शेल में। अब बता nth जो एक्साइटेड स्टेट है आपकी वो तो बेटा n इज इक्वल टू 2 है, तो बता इमिशन के टाइम वहां से अगर उतरेगा कितनी इमिट करेगा लाइंस, तो बेटा हम जानते हैं फॉर्मूला इज n-1, मतलब वो जहां पे उसमें से एक घटाओ, तो अभी कहां 2 में 2 - 1 1, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कंसिडरिंग द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन like atom, the ratio of radius of fifth orbit of the electron in lithium 2 positive and helium positive। देख बेटा जीरो लेवल क्वेश्चन है, ध्यान से सुन। देख बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन like atom, the ratio of radius of fifth orbit of the electron in lithium 2 positive, ठीक है, एंड हीलियम 1 पॉजिटिव, ठीक। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, अच्छा ऑर्बिट सेम है 5, n इज इक्वल टू 5 है दोनों में, वही मैं चेक करा था किस किस का, लिथियम 2 पॉजिटिव का और हीलियम 1 पॉजिटिव का। तो हमें क्या निकालना है, किसका, रेडियस। पहले रेडियस का देख 0.529, इट इज
एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये होती है बेटा रेडियस की फॉर्मूला, एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब मुझे बता, एन तो दोनों के लिए सेम है, दैट इज 5, लेकिन जेड जो आएगा लिथियम के लिए वो आएगा 3 और हीलियम के लिए आएगा 2। जैसे इसके लिए डालेगा ये दो इक्वेशंस बनेंगी, पहले बना लिथियम के लिए फिर बना हीलियम के लिए 0.529। बस ख्याल रखना आपको दोनों के लिए जो ऑर्बिट डालना है वो 5th है, मतलब यहां पे n इज इक्वल टू 5 है। z का वैल्यू बदलेगा, 2 को डिवाइड कर, आंसर मिलेगा 2/3। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। चल बेटा, मैच द फॉलोइंग, यहां पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिखा के दिस प्लस दिस, अगर इनको ऐड करोगे आप, अगर आप इनको ऐड करोगे, सिंपली आप इनको ऐड करोगे तो हमें क्या मिले, ऐड क्या करना है, मैं इनको दो रिएक्शंस ट्रीट कर रहा हूं। सी इट इज एरो लगा है यहां पे, मुझे लगा शायद यहां पे कोई चीज है, बेटा ये इसके साथ कंटिन्यूटी में, मतलब यहां पे जो लिखा है ना ये वैल्यू, कहां पे, ये वाला जो वैल्यू है वो बेटा इसका है 54 140। मुझे लगा यहां पे कोई, मैं एलिमेंट ढूंढ रहा, एलिमेंट इधर है, मतलब ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। ये बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन, सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, रेस्ट आर न्यूक्लियर। तो बी वाला है केमिकल रिएक्शन, तो बी वाला फर्स्ट आएगा केमिकल रिएक्शन, बी का आएगा फर्स्ट, मतलब यहां पे लिख दूंगा बी। अब बता ए वाली न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, सी वाली क्या है और डी वाली क्या है। रुक आराम से देख बेटा, यहां पे यूरेनियम है 92 और जो मिल रहा है वो 54 है, मतलब ये फिशन हो सकता है, ये फ्यूजन। सर फिशन होगा, क्यों होगा फिशन? फिशन में ही एटॉमिक नंबर कम होता है, फ्यूजन में बढ़ता है, तो ए होगा बेटा फिशन। ए का अगर मैं अभी थर्ड रखूं, मैं चेंज भी कर सकता हूं, जस्ट लुकिंग एट द ऑप्शंस व्हाट आई एम गेटिंग, सो आई कैन से ये आएगा फिशन। अब चलते हैं बेटा बाकी के रिएक्शंस का, ठीक है। यहां पे ये तो हो गया, ए और बी तो हो गए, सी पे चल। H12 gives He23N1। अब मेरे पास बचे Q वैल्यू, पॉजिटिव Q वैल्यू, फ्यूजन तो ये भी है और फ्यूजन ये भी है, लेकिन मसला ये है, ये वाली जो रिएक्शन है जहां पे हीलियम मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, हीलियम मिल रहा है, ये बेटा Q वैल्यू पॉजिटिव, मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड। ये तो सन वाली रिएक्शन है यार, ये सन वाली रिएक्शन है, सो ये है पॉजिटिव वैल्यू, तो सी आएगा सेकंड के साथ, सी आएगा बेटा सेकंड के साथ। और ये वाली जो रिएक्शन है, ये बेटा Q जो है वो नेगेटिव है, यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सर क्यों? देख बेटा, एनर्जी कब रिलीज होती है? जब बाइंडिंग एनर्जी, शाबाश, पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी तब एनर्जी रिलीज होती है एक न्यूक्लियर रिएक्शन में। जरा यहां पे देखिए ट्राइशियम में और यहां पे ड्यूटेरियम में, हम जानते हैं ट्राइशियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है ड्यूटेरियम से, जस्ट गूगल इट, आपको मिल जाएगा। ट्राइशियम की ज्यादा होती है बेटा ड्यूटेरियम से, तो बेटा यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब। बेटा बाइंडिंग एनर्जी बढ़नी चाहिए थी पर न्यूक्लियन, यहां पे कम हो रही है, फॉरवर्ड में कम हो रही है, ये बेटा Q वैल्यू यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सो बेटा D का आएगा 4। तो इस हिसाब से मेरे ऑप्शन बनेंगे BCAD, मतलब A का आएगा, रुको, A का आएगा हमारा थर्ड, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, चेक करना। In a hydrogen like ion, the energy difference between second excitation energy state and ground state is this. The atomic number of the ion is. ऐसा ही क्वेश्चन कराया। देख बेटा, दो लेवल्स की बात यहां पे भी हो रही है, तो निकाल उन दो लेवल्स की एनर्जी -13, क्योंकि बोल रहा है ना हाइड्रोजन लाइक, तो लिख -13.6 Z²/n²। ठीक है, यहां पे बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो बेटा ये हो गया 3, ठीक है, Z अननोन है, और दूसरा आपको क्या कहना है, एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट के लिए N1 डाल और Z तो अननोन है बेटा। अब अलग अलग से दो एनर्जी की इक्वेशंस बना दी, दो का डिफरेंस बराबर है इसके बराबर, तो लिख हायर माइनस लोअर, मतलब E थर्ड, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट माइनस E ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू 13। वहां पे Z का वैल्यू, इट इज द रिपीटेटिव ऑफ द सेम क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट इज सेम। दो इक्वेशंस बनाओ एनर्जी की, पहले तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3 लिखना, ग्राउंड n इज इक्वल टू 1 लिखना, Z अननोन है, -13.6 Z²/n² वाली फॉर्मूला यूज करना। समझ रहे हो बात? Z कॉमन निकालो, Z² कॉमन निकालो, सॉल्व करो, डिफरेंस लिखना 108, और जब सॉल्व करोगे यू विल गेट ऑप्शन नंबर 3। इट इज द सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन। इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज, हमें बताना इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, क्यों ना हम करंट निकाल, लेकिन करंट के लिए पहले ये देखो, देख कितना आ रहा है,
15 वोल्ट। डायोड D1 D2 यहां पे लिखा है जर्मेनियम सिलिकॉन, मतलब ये आइडियल डायोड्स नहीं है, ये बेटा कुछ खर्चा करेंगे। सिलिकॉन कितना करेगा 0.7 वोल्ट्स और जर्मेनियम करता है 0.3 वोल्ट्स, जो इसका बैरियर पोटेंशियल होता है। कुल मिलाकर कितना हुआ 1 वोल्ट। तो ये खर्चा करेंगे यहां पे 1 वोल्ट का, टोटल कितना दिया 15। 1 वोल्ट इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर ये करंट को छोड़ेंगे, फॉरवर्ड है और 1 वोल्ट का एब्जॉर्ब करेंगे। 14 वोल्ट टोटल बचा। अच्छा टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 2.5 प्लस 1.5, ये तो 4 आ गया। तो बेटा 14 डिवाइडेड बाय 4, तो आपकी करंट आएगी, वोल्टेज है बेटा आपकी 14 और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपकी है 4। तो बेटा यहां पे कैंसिलेशन करेंगे, 2 2 4, 2 7 14, इट इज 3.5। हां जी सही है, 3.5 एम्पियर करंट है। अब बेटा मुझे बता, इसमें करंट वही करंट तो दोनों में चलेगी, इसमें वोल्टेज किसके बराबर आएगा V इक्वल I इंटू आर। अब I कितना मिला 3.5 और R कितना है, R है बेटा 2.5, R है 2.5। तो वोल्टेज सॉल्व करके क्या मिलेगा 2.5 इंटू 3.5 आएगा 8.75 वोल्ट्स। लेकिन बी केयरफुल, देखो मैं आपको बताऊं, यहां पे सर डेसिमल है बेटा, ये देखना ये किलो ओम है, 10⁻³ लिखना मत भूलना। और बिल्कुल एक सेकंड, और यहां पे भी मैंने फिर गड़बड़ कर दी यार, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज, यार यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये तो सही है बट चलो वापस से दिखाता हूं, यूनिट्स में थोड़ी सी गड़बड़ है यार, यूनिट्स का देख लो हिसाब किताब। आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका आएगा 4 किलो ओम, ये गड़बड़ हो गया था। करंट इज इफेक्टिव वोल्टेज है 14 डिवाइडेड बाय 4 किलो ओम, ये बेटा ये गड़बड़ हो, सॉरी नीचे किलो ओम। तो जब ये नीचे किलो है बेटा किलो ओम और ऊपर जो वोल्टेज है वोल्ट्स, तो बेटा किलो के बदले 10⁻³ वो ऊपर बनेगा 10⁻³ आपको आ रहा है समझ। तो यहां पे बनेगा हमारा वही, यहां पे कितना आया था हमें 3.5 शायद एम्पियर्स आई थी करंट, ठीक है 3.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये आएगी इतनी मिली एम्पियर करंट। तो यहां पे वोल्टेज फिर आ जाएगा V इक्वल I इंटू आर, I के बदले 3.5 इंटू 10⁻³ और बेटा R है 2.5, 10⁻³ कैंसिल होगा, 3.5 इंटू 2.5, अरे मैं खामखा टेंशन ले रहा था, फिर भी आएगा 8.75 वोल्ट्स इसका आंसर आएगा, ठीक है 2.5 इंटू दैट, आपस में कैंसर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर लेवल इज एट 15 मिली इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट मेगा सॉरी, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा देख सबसे पहले हमें जानते हैं 2 बैंड्स होते हैं, ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड। इनके बीच में होती है फॉरबिडन एनर्जी गैप का, वो गैप होती है इनके बीच में। डोनर लेवल आपको पता होना चाहिए, कंडक्शन के ठीक नीचे होती है डोनर एनर्जी लेवल। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जो है अगर वैलेंस बैंड से मैं चढ़ाना चाहूं यहां तक, क्योंकि यहां ये क्लोज है बेटा कंडक्शन बैंड के, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां तो जा पाएंगे, लेकिन जब यहां पे कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहां से आना है, वैलेंस बैंड से, यहां से चढ़ाना है। देख क्या कह रहा है, पी टाइप में जो इन यहां पे एनर्जी का गैप है, यानी डोनर लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो है 50 मिली है, तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी का गैप है। To produce one electron, the maximum wavelength of photon required is, देख क्या कहता है, ये बताता है कितना वेवलेंथ में मैक्सिमम यूज कर सकता हूं ताकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से किस बैंड में चढ़े। ये कंडक्शन बैंड ये है, आपको वहां नहीं जाना है, बीच में डोनर लेवल है, वहां तक ले जाओ, वो आराम से फिर खुद उधर जाएगा। तो यहां से यहां तक बेटा चढ़ाने में इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ कितनी लगेगी, आपको पता है एनर्जी गैप है ना इतना, तो बेटा उस फोटोन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए। तो एनर्जी हम जानते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन 1 2, मैं ये फॉर्मूला शॉर्टकट में दिखाता हूं, एनर्जी और वेवलेंथ एक फोटोन की कैसे रिलेटेड है। पहले कॉन्सेप्ट ये, आने वाले फोटोन की एनर्जी इस गैप के एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। अब मुझे उसकी वेवलेंथ के साथ रिलेट करना है, 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम्स में और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। मुझे आज वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ निकाली जा सकती है 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी। अब एनर्जी किसके बराबर है 50 इंटू 10⁻³ यहां पे डालेंगे 12400 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻³ यह आपका एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। बाद में आप माइक्रोमीटर्स में इसको कन्वर्ट करके देखेंगे 24.8 आएगी बेटा वेवलेंथ। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए
व्हेन अ ज़ीनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, पहले याद होना चाहिए ज़ीनर डायोड का जो सर्किट डायग्राम है बेटा वो कुछ ऐसा है। इट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ज़ीनर डायोड। इसमें दो रेजिस्टर्स होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ड्रॉपिंग रेजिस्टर, लोड इसको बोलते हैं। अब ये क्या कहता है, और ये रिवर्स बाइस्ड होता है, तो P का नेगेटिव और यहां पे हायर पोटेंशियल। अब चल व्हेन ज़ीनर डायोड इज रेगुलेटेड एज, अच्छा ज़ीनर का वोल्टेज है यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज बुबरा 10 वोल्ट, ठीक है। what should be the series resistance for the Zener if the load resistance is 2 kilo ohm and the unregulated voltage supply is 16। देख बेटा यहां से आपने 16 वोल्ट दे दिया, 2 किलो ओम बाहर का लोड रेजिस्टेंस है, 2 किलो ओम लोड रेजिस्टेंस है। अच्छा नियरली 5 टाइम्स द लोड इज पासिंग थ्रू। अच्छा ठीक है, देखो देखो क्या कह रहा है, देखो अगर टोटल करंट आई आ रही है, आई के दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो ज़ीनर के थ्रू करंट जाएगी, एक तो लोड के थ्रू। तो बेटा करंट क्या बनेगी, टोटल करंट इज इक्वल टू ज़ीनर करंट प्लस लोड करंट। क्वेश्चन के हिसाब से जो ज़ीनर डायोड है वहां से जो करंट पास हो रही है 5 टाइम्स द लोड करंट, यानी यहां से करंट 5 गुना यहां से जा रही है। तो मुझे एक चीज बता, 5 टाइम्स ऑफ लोड करंट आई जेड का वैल्यू है प्लस आई एल, इसका मतलब है 6 टाइम्स आई एल। तो दैट मीन्स टोटल करंट जो आएगी वो 6 टाइम्स ऑफ लोड करंट है। मुझसे पूछा क्या गया है, ठीक है, मुझसे क्या पूछा गया, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज। मुझे ये वाली सीरीज रेजिस्टेंस निकालनी है ताकि ऐसा हो कि ज़ीनर के थ्रू जो करंट चले वो 5 गुना ज्यादा हो लोड के थ्रू जितनी चले, 5 गुना ज्यादा जितनी लोड के थ्रू चले। तो बेटा मैंने कर दिया 5 टाइम्स ऑफ दिस, मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। मुझे एक चीज बता, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकाल तो मुझे टोटल करंट चाहिए होगी। कैसे निकालूं टोटल करंट, देखो उसका इंतजाम होगा ही नहीं क्योंकि बेटा यहां पे रेजिस्टेंस अननोन है, तो इसको हटा, इस आइडिया को इधर की तरफ फोकस कर। जरा मुझे एक चीज बता, यहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, और क्योंकि ये वाली रेजिस्टर पैरेलल में, तो इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा सर, 10 वोल्ट। उससे तुम लोग कौन सी रेजिस्टेंस करंट निकाल सकते हो सर, लोड करंट को यहां पे डालो तो कौन सी मिलेगी, टोटल करंट। अगर इसके थ्रू मिल गई, इसके थ्रू टोटल करंट मिल गई, तो मुझे बता बेटा 16 में से तो 10 वोल्ट यहां पे ड्रॉप आ रहा है। पहले बता इधर वोल्टेज कितना ड्रॉप आएगा, अगर 10 इधर गई 6 वोल्ट का ड्रॉप है। अब देख बेटा रेजिस्टेंस कैसे मिलेगी, सबसे पहले यहां पे वोल्टेज पता है, वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस पता है 2 किलो ओम, तो यहां से कौन सी करंट निकलेगी, आई एल का वैल्यू यहां डाल, क्या मिलेगा, आई टोटल। अब आई टोटल से कुछ नहीं होगा, पहले वोल्टेज बताओ इसमें कितना है बेटा, 16 टोटल आया, 10 इधर गया, 6 इधर आएगा। अब लगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और आर एस का वैल्यू V के बदले 6 वोल्ट, आई के बदले आई टोटल आएगा बेटा, आई टोटल आएगा, वो करेंगे। तो बेटा इस तरीके से जाएगा। चलो पहले आई एल निकालते हैं, लोड करंट निकालते हैं। आई एल आएगा V बाय आर, V कितना है बेटा, वोल्टेज ड्रॉप 10, और R जो बेटा 2 किलो ओम, तो ऊपर जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -3, ये बनेगा 5 मिली एंपियर। लोड करंट आ गई 5 मिली एंपियर, 5 मिली एंपियर यहां पे डाल, 5 6 30 मिली एंपियर इज द टोटल लोड करंट। सो टोटल करंट इज इक्वल, टोटल करंट इज इक्वल 30 मिली एंपियर, ये आ गया बेटा। अब 30 मिली एंपियर करंट है, 6 वोल्ट ये है, आरएस मिलेगा 200, सीधे 200 ओम, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। जीरो लेवल क्वेश्चन, if the diodes are ideal in the circuit given then the current through the cell is, देख बेटा सबसे पहले ये वाला पॉजिटिव है टर्मिनल या नेगेटिव, ये तो रिवर्स बाइस्ड है, ये ओपन की का काम करेगा। अगर ये ओपन की का काम करेगा, ये वाला सर्किट फिनिश, तो जो बचा वो ये वाला सर्किट, क्योंकि ये फॉरवर्ड है, ये क्लोज्ड की का काम करेगा, ये वाला सर्किट आ गया। ये सीरीज में, वो इसके साथ भी सीरीज में, उसके साथ भी, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो डिलीट हो गया। तो 2 और 3 कितने हुए, 5 और 3 कितने हुए, 8 और 2 10 हुए। वोल्टेज है 20 और करंट आर इफेक्टिव वो 10 है, तो बेटा V बाय आर कर, V बाय आर 2 एंपियर करंट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 बहुत आसान। In a NAND gate, A and B are inputs, Y is the output, then the correct option is, देख बेटा हमें बताना करेक्ट। पहले बता NAND होता क्या है, NAND का जो एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन, वो है बेटा A डॉट B और उसका कंप्लीमेंट, क्योंकि एंड और आगे नॉट है, तो A डॉट बी कर बेटा, डॉट ऊपर कंप्लीमेंट। देख अगर A और B 0 0 डालूं, 0 इंटू 0 0 और कंप्लीमेंट ले 1, ये तो गलत ऑप्शन है। इस हिसाब से अप्लाई कर, 0 और 1, 0 इंटू 1 0
कंप्लीमेंट 1, ये भी गलत है। अब डाल 1 और 0, 1 और 0, 1 इंटू 0, 0 कंप्लीमेंट 1, ये भी गलत है। 1 इंटू 1 डाल, 1 इंटू 1, 1 कंप्लीमेंट 0, ये बेटा सही है। तो NAND का एक्सप्रेशन जो है दैट्स A डॉट B कंप्लीमेंट। द ट्रूथ टेबल कॉरस्पॉन्ड्स टू द लॉजिक गेट। आपको बताना ये ट्रूथ टेबल किस लॉजिक गेट पे फिट बैठता है बेटा। ये मतलब अप्लाई कर सीधे, मतलब NAND गेट देख, इसका तो नहीं है, याद नहीं है तो अप्लाई कर लॉजिक। NAND का याद है ना, A डॉट B का कंप्लीमेंट। क्या देख, क्या वो ऑप्शन आ रहा है, जरा देख, 0 इंटू 0, 0 कंप्लीमेंट 1, तो ये तो NAND का हो ही नहीं सकता, NAND नहीं है, पहला ही ऑप्शन ने गलत दे दिया। देख बेटा और को ट्राई करते हैं, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, और गेट ही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, दूसरा सेटिस्फाई करा। ठीक है, हिट एंड रन, हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज करो, गेट द आंसर। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। आपको इसकी रेजिस्टेंस बतानी, -6 वोल्ट, -8 वोल्ट, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो बेटा ये फॉरवर्ड बायस्ड, ये रिवर्स बायस्ड। अगर ये रिवर्स, ये रेजिस्टेंस काम नहीं आएगी, ये दो आ गए काम। तो बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी, इनका प्रोडक्ट 10 इंटू 50 हो गया 150, डिवाइड बाय 10 प्लस 15 हो गया 25। आ गया समझ, प्रोडक्ट ऑफ द या ना पैरेलल। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस 15 इंटू 10 150, और सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस आएगा बेटा 10 प्लस ये 15। अब मुझे निकालनी क्या, अब मुझे ये बताओ द वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस। आ गया बेटा, कैंसिलेशन कर थोड़ी सी, और यहां पे 25 और अगर मैं 6 करूं सीधे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। 5 6 30, 12, हाँ बिल्कुल सीधे 6 आ जाएगा, डिवीजन कर लो। ठीक है, फॉलोइंग गेट्स आर कनेक्टेड इन द कंप्यूटर। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब विल ग्लो। देख बेटा बल्ब कब ग्लो करेगा, एक बल्ब कब ग्लो करता है, जब उसके थ्रू करंट चलेगी। करंट कब चलेगी, जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसका मतलब है अगर यहां पे बल्ब है, इसके एक एंड से पोटेंशियल अलग होना चाहिए, एक एंड से अलग होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस आए। मान लो अगर मैं यहां पे ट्रुथ टेबल के लॉजिक के हिसाब से चलो, अगर इस एंड और इस एंड के अक्रॉस 0 0 आ जाए, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगर 1 1 आ जाए, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर 1 0 आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उस हिसाब से लॉजिक गेट आए, तो दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, करंट चलेगी, बल्ब ग्लो करेगा। अब मुझे एक चीज बता, कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0 1। जरा बेटा ये सारे 0 कर, A0 B0 C0 और D का 1। अब बेटा इसको सॉल्व कर और देख इस टर्मिनल और इस टर्मिनल पे क्या आता है। जहां पे कॉम्बिनेशन आएगा 1 0 या 0 1, तब बल्ब ग्लो करेगा। द मोमेंट यू विल सॉल्व, यू विल कम टू ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देख कैसे, मैं सीधे ऑप्शन नंबर 3 पे ही सॉल्व करके देता हूं, समझना मेरी बात। A1 B0 C0 D0। मेरे पास इतना टाइम नहीं है बेटा, मुझे क्वेश्चंस आपको दिखाने विद प्रिसाइज मेथड। हर एक को ट्राई करना वो आपका काम है, मेरा काम है मेथड दिखाना, करते कैसे। देख बेटा ये शॉर्ट सर्किटेड NAND गेट है और ये नॉट गेट का काम करेगा। 1 है तो ये 0 देगा, यहां से B आया 0, C आया 0, ये NAND है तो इनका डॉट कर, उसका कंप्लीमेंट मतलब 1 आया। यहां से इट इज शॉर्ट सर्किटेड NOR गेट, शॉर्ट सर्किट NOR गेट, ये भी शॉर्ट NOR गेट। ये बेटा काम करेगा किसका, नॉट गेट का, तो यहां से 0 आया, यहां से 1 आया। अब मुझे बता ये और है 0 प्लस 1 1, उसके आगे नॉट लगा क्योंकि असल में नॉर है, तो बेटा ऐड करके कंप्लीमेंट लो। 1 प्लस 0 इज 1 एंड कंप्लीमेंट इट विल बी 0। यहां से 1 आया, 1 गया इधर, तो बताओ इधर कितना आया 1, इस साइड आया 0, बल्ब विल ग्लो। यही लॉजिक आपको करना है। एंड यू नो दैट दिस इज शॉर्ट सर्किटेड NOR गेट, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड NOR गेट, दे एक्ट एज नॉट गेट एंड दिस इज अ जीरो लेवल क्वेश्चन। द ट्रूथ टेबल ऑफ द गिवन सर्किट इज, इसका बताना है ट्रूथ टेबल। पहले मैं आपको बताऊं, ये सीधे जोर गेट है, जोर गेट है। देखो कैसे, मान लो ये A और B है, A इधर गया, B यहां से बन के आया, B कंप्लीमेंट, यहां से A है बेटा। अब एंड गेट है तो ये इनका डॉट करेगा, A डॉट B का कंप्लीमेंट। अब बताओ यहां से A आया, यहां पे पहुंचेगा A कंप्लीमेंट, B तो एज इट पहुंचेगा, ये इनका डॉट करेगा तो बनेगा A कंप्लीमेंट डॉट B। ये और गेट है, इनका ऐड करेगा तो आउटपुट मिला A डॉट B कंप्लीमेंट प्लस ये इनका ऐड करेगा A कंप्लीमेंट डॉट B। ये तो जोर गेट का एक्सप्रेशन है। अगर जोर गेट का है तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल जोर गेट का यही तो होता है। जोर गेट में आप याद रखें, जब दोनों इनपुट्स लो हो, लो मतलब 0 0, या दोनों हाई हो 1 1, जोर गेट की एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ तब होता है आउटपुट लो, तब होता है आउटपुट लो। तो बेटा मैक्सिमम बच्चे इसको याद करते हैं कि जोर गेट का ट्रूथ टेबल कैसा होता है। अगर ये जोर गेट है तो ट्रूथ टेबल दूर से दिखेगा, दैट्स ऑप्शन नंबर 4। चलिए बेटा, इन द गिवन सर्किट शोन, assuming threshold voltage of the diode is nearly small,
then voltage VAB is correctly represented by VAB would be always 0. गलत. अच्छा देखो यहां से जो आ रही है AC करंट आ रही है जिसका एक्सप्रेशन लिखा अगर दिखाई नहीं दे रहा है V नॉट साइन ओमेगा टी. V नॉट साइन ओमेगा टी इज द इनपुट वोल्टेज. अब अच्छा इनपुट वोल्टेज AC वोल्टेज ऊपर से साइनोसॉइडल ये इनपुट है. आपको बताना आउटपुट वोल्टेज कैसा है बेटा. सिंगल डायोड सर्किट में इट्स अ हाफ वेव रेक्टिफायर. बट हियर इज अ प्रॉब्लम. इफ इट्स अ हाफ वेव रेक्टिफायर ईदर इट विल बी ऑप्शन 2 और इट विल बी ऑप्शन नंबर 4. दोनों ऑप्शन सही आएंगे. अब मुझसे कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं सर ये वाला 4 आएगा. 4 आएगा. क्यों आएगा 4? सर देखिए जब ये रिवर्स बाइस होगा कुछ मतलब अपना लॉजिक पुट फॉरवर्ड करेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. एज द पोलैरिटी इज नॉट करेक्टली डिटरमाइंड कि जो पॉजिटिव हाफ है उस टाइम ये वाला एंड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव या उस टाइम ये वाला एंड नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव है. इट्स नॉट करेक्टली मेंशन्ड. सो इसके दोनों ऑप्शन सही जाएंगे 2B और 4B. To me, it is correct options are 2 and 4 क्योंकि पोलैरिटी क्लियरली डिसाइड नहीं होगी बेटा कि डायोड के पास कहां कब आएगा हायर पोटेंशियल और किस साइड आएगा लोअर पोटेंशियल. इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट है. जिन्होंने दो में से एक भी किया होगा मैं उनको मार्क्स दूंगा. Consider the following statement. The junction area of solar cell is made very narrow compared to photo. गलत बेटा. सोलर सेल में यह है कि लाइट पहुंचनी चाहिए जंक्शन पे. ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टूटे उस डिप्लीशन जोन में ताकि करंट ज्यादा बने. तो आप कह रहे हो नैरो है वाइड होना चाहिए. सोलर सेल्स आर नॉट कनेक्टेड विद एक्सटर्नल बायस. बिल्कुल सही. अरे सेल है यार यहां से क्यों बैटरी दोगे वो तो खुद बैटरी है. LED is made of lightly doped. ना बेटा lightly doped नहीं होता. It is heavily doped ताकि अच्छी वो रिकॉम्बिनेशन हो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो. Increase of forward current results in continuous. ये बेटा गलत. ये कंटिन्यूअस नहीं होगा. देखो ये सही है. अगर आप इनपुट पे करंट बढ़ाओगे ये कह रहा है इंक्रीज इन LED इंटेंसिटी. किसी हद तक करंट बढ़ाने से हो जाएगा. बट देयर इज सैचुरेशन. ऑलवेज देयर इज सैचुरेशन. हमेशा ऐसा नहीं होगा. ये वर्ड कंटिन्यूअस की वजह से ये मारा गया. LEDs have to be connected in forward bias. बिल्कुल लाइट मीटिंग फॉरवर्ड डायोड होता है. जेनर डायोड रिवर्स बायस होता है. सोलर सेल में कोई भी बायसिंग नहीं होती है. फोटो डिटेक्टर रिवर्स बायस्ड होता है. इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन कौन सही है? बी और ई. ओनली बी एंड ई आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अच्छा द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इज लो 0 फॉर. आपको चेक करना इन कॉम्बिनेशंस में आउटपुट 0 कहां पे होगा. पहले ये बता बेटा ये और है ये नॉट है. कुल मिला के ये नॉर है. नॉर का जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट. ये होता है एक्सप्रेशन. चल बेटा सॉल्व कर. आउटपुट 0 आना चाहिए. जरा 0 0 डाल. 0 प्लस 0 कंप्लीमेंट 1. ये बेटा हाई देगा. 0 और 1 डाल. 0 और 1 यहां पे फिर से 1 आएगा. कंप्लीमेंट इसका 0 आएगा मतलब लो तो दे रहा है यानी बी ऑप्शन सही है. बी ऑप्शन सही है. अच्छा इसमें मल्टीपल ऑप्शन चेक करें. बी तो फिलहाल सही है. 1 और 0 डाल. 1 और 0 1 आएगा. कंप्लीमेंट 0 ये भी सही है. वाह. 1 और 1 डाल. 1 प्लस 1 कंप्लीमेंट ये भी सही है. बी सी डी आर करेक्ट. चलो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट. Okay. Refer the circuit diagram. Which of the following observations are correct? Total resistance of the circuit is 6 ohm. रुक बेटा रुक. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ये एमीटर है यहां पे. ठीक है. यहां पे ये सर्किट है. ये 6 वोल्ट है. डायोड ये रहा. ये तो हो गया बेटा फॉरवर्ड बायस. ये कंडक्ट करेगा. क्लोज्ड की का काम करेगा. चल बेटा एक एक करके देखना पड़ेगा कौन सा सही कौन सा गलत. सही है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 ओम. देख बेटा ये दो कैसे हो गए? ये पैरेलल्स में हो गए तो 2 हो गया. 2 और 4 कितना हो? सीरीज में 6. तो बेटा पहला ऑप्शन सही है. ठीक है मैंने बी को टिक कर दिया. टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम. सही है. करंट इन एमीटर इज 1 एम्पियर. अब बता टोटल अगर 6 है वोल्टेज भी 6 है और करंट तो होगी V बाय R. वो तो सही है. 1 एम्पियर ही तो होगी. ठीक है. सी वाला पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज 4 वोल्ट्स. ए बी कहां पे? अच्छा ये यहां पे ये बोल रहा है पोटेंशियल इज इक्वल कितना वोल्ट्स? 4 वोल्ट. चेक करेंगे इसमें क्या है. बता टोटल करंट कितनी आ रही है. बता टोटल करंट कितनी. अभी बोला 1 एम्पियर. अगर 1 एम्पियर इधर गई ये दो बराबर है तो यहां से 0.5 एम्पियर जाएगी. अगर 0.5 एम्पियर करंट जाएगी तो वोल्टेज किसके बराबर? I इंटू आर. 4 इंटू 0.5 कितना हुआ? वो तो बेटा 20 हो गया मतलब 2 एम्पियर. और इसने सॉरी 2 वोल्ट. इसने बोला 4 वोल्ट. सी तो बिल्कुल गलत है. डी का देख लो यार. डी का देख लो. पोटेंशियल अक्रॉस सीडी का है मुझे देखना. ये सीडी इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है. हाँ आएगा. करंट 1 एम्पियर है. वोल्टेज आएगा 1 इंटू 4. ये तो सही है. तो बेटा ये सही है. अच्छा
यहां पे डी है। अच्छा ई को देख ले, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कहां से है बेटा? सो आपका ऑप्शन आएगा ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायसिंग? जीरो लेवल का क्वेश्चन है यार, क्या बोल रहे हो? देखो नेगेटिव यहां पे -10, ये जीरो, ये कौन सी बायसिंग हुई? ये P है, ये N है, आपने P को लोअर पोटेंशियल दे दिया, ये रिवर्स बायसिंग है। मुझे क्या बोलना है? फॉरवर्ड बायसिंग। ये हमारा आंसर नहीं है। चल बेटा इसको चेक कर, -10 -15, -10 -15, तो बेटा ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, बिल्कुल सही है क्योंकि -10 हायर है। अच्छा ये P है N, ये 4 ये 2, हां जी फॉरवर्ड बायस्ड है। -5, ओ ये तो रिवर्स में जाएगा शायद, क्योंकि -10 दिया इसको लोअर पोटेंशियल, इसको दिया -5 ना बेटा, ये नहीं है। 0 और 2 ये तो फॉरवर्ड बायस्ड है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर BCE करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। होप कि बेटा आपको अच्छे से जो है ये इंटरेक्शन समझ में आएगी। थैंक्स सो मच।